दोस्तों सोचो, सुबह उठते ही आपने अपना फ़ोन खोला और आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बाकी जितना भी सोशल मीडिया है सब बंद, खुल ही नहीं रहे। आप सोचते हो नेटवर्क इशू हो गया होगा, कभी एयरप्लेन मोड लगाते हो, कभी स्विच ऑफ करते हो फ़ोन को, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ। लेकिन ये क्या, ये सारे ऐप्स तो बैन कर दिए गए। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से झटका लगेगा ना आपको। ऐसा ही कुछ हुआ नेपाल के लोगों के साथ। नेपाल गवर्नमेंट ने रातों रात यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और 26 ऐसे बड़े ऐप्स ब्लॉक कर दिए, रातों रात बैन कर दिए। लेकिन सवाल है क्यों? क्या ये सब ऐप्स अश्लील कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे, डाटा चोरी कर रहे थे, या फिर कोई अंदर की बात है जो आम लोगों की समझ से बाहर की बात होती है? और क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, नेपाल ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला था अपना लोकल कंटेक्ट दो, एक ग्रेवियंस ऑफिसर रखो और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। जब सारी कंपनी यानी कि ऐप्स ने टाइम पर ये सब नहीं किया तो नेपाल टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी ने उन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। क्या ये सिर्फ छोटी बात है? नहीं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि चलो ब्लॉक ही तो किया है फिर क्या हो गया। पर सोचो, सोशल मीडिया ब्लॉक करने से क्या होगा? बहुत बड़ी चीज है ये। नेपाल में लगभग 16.5 मिलियन इंटरनेट यूजर है और 14 मिलियन लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मतलब देश का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ। जो क्रिएटर थे, जो बिजनेस सोशल मीडिया पे चल रहे थे, सब एकदम से रुक गए। लेकिन गवर्नमेंट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है तो बस लोकल डेटा से मिस इन्फॉर्मेशन वायरल होने से, यानी सीधा सीधा बोले तो देश की सुरक्षा के लिए किया है हमने ऐसा, ये सब ऐसा बोल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बात कुछ और होती है। तो क्या बात होती है? तो दोस्तों, ये सब सोशल मीडिया जो भी है गवर्नमेंट को इसलिए भी डराता है क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ मस्ती के लिए नहीं बना, टाइम पास के लिए नहीं बना। खास तौर पर आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये लोगों का गुस्सा और दिमाग दोनों कंट्रोल करता है। कोई भी फोटो या वीडियो वायरल हो जाए एक दूसरे के खिलाफ तो लोगों का सड़क पे उतरना बस एक सेकंड का काम है। इसी वजह से सभी गवर्नमेंट समझती है कि अगर सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं रहा तो रियल दुनिया में हंगामा हो सकता है। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने इन सभी ऐप्स से बोला था कि लोकल ऑफिस रखो, ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करो और एक सिस्टम लाओ जिससे मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। ये सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और नए रूल्स का हिस्सा था। जब डेडलाइन खत्म होगी और कंपनीज ने कुछ नहीं किया तो गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया डायरेक्ट। बट गवर्नमेंट के नजरिए से ये सब ऑफिसर रखने की क्या नीड है इन ऐप्स को, वो समझो, यही अंदर की बात है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक टर्म आती है ग्रेवियंस ऑफिसर, पहले उसको समझो। फिर नीड क्या थी गवर्नमेंट को वो बाद में समझना, ठीक है। ये ग्रेवियंस ऑफिसर सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, ठीक है ना, पर सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये कौन होता है, क्योंकि सारा मसला इसी का है। सोच के देखो, तुम्हारा एक दोस्त है जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा एडमिन होता है, ठीक है ना, वो एडमिन है तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप का। कोई गड़बड़ होती है, फिर झगड़ा होता है, अब्यूसिव मैसेज आता है एक दूसरे के खिलाफ, तो सब लोग सीधा उस एडमिन को टैग कर देते हैं कि भाई तू देखना, अब ले तेरा ग्रुप है, तू एडमिन है, तो तू देख, इस बंदे को ग्रुप से निकाल, जो कर वो कर, जो भी मर्जी कर। सेम वैसे ही सोशल मीडिया कंपनीज को नेपाल में बोला गया था कि तुम एक ग्रेवियंस ऑफिसर रखो। अब ये बंदा बेसिकली वो ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं जिनके पास यूजर की कंप्लेंट्स जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई फेक वीडियो वायरल हो गया या किसी ने तुम्हारा पर्सनल डेटा गलत यूज कर लिया तो तुम कंप्लेंट डायरेक्टली ग्रेवियंस ऑफिसर के पास भेज सकते हो। और ये सिर्फ नाम का ऑफिसर नहीं होता, इनको 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट एक्नॉलेज करना होता है और 15 दिन के अंदर अंदर उसका सोल्यूशन देना भी होता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप ने पहले इंडिया में परेश बी लाल को ग्रेवियंस ऑफिसर बनाया था। मतलब कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदा हो जो सरकार के सामने भी जवाबदेह हो और यूजर के सामने भी जब कुछ गलत हो जाए। इतना आपको समझ में आया? ये सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि अकाउंटेबिलिटी बने, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर मान लो फेसबुक है, फेसबुक पे कोई गलत चीज वायरल होगी तो यूजर को पता ही नहीं चलता था कि कंप्लेंट कहां करनी है, और कंप्लेंट गई तो रिप्लाई कौन देगा। अब कम से कम एक जिम्मेदार इंसान फिक्स तो है ना इस काम के लिए,
कुछ भी गलत होगा उसी को जवाब देना पड़ेगा, यानी सीधा बोले तो उसको पकड़ेंगे और वो फिर उस रॉन्ग न्यूज, रॉन्ग डाटा या जो भी गलत पोस्ट है उसको हटवाएगा, क्योंकि उसके पास अधिकार होगा उसको हटवाने का। तो मतलब साफ है, सिंपल भाषा में ग्रेवियंस ऑफिसर एक तरह का सोशल मीडिया का पुलिस इंस्पेक्टर है, जो कंपनी की तरफ से देश के अंदर ही बिठा दिया गया है ताकि वो यूजर और सरकार दोनों की कंप्लेंट सुन के उसका सोल्यूशन कर सके ऑन द टाइम। तो दोस्तों क्या यही सारा कुछ खत्म हो गया? बस इतनी सी बात है जिसके लिए इतना बड़ा मसला बन गया, मामला बन गया, ठीक है ना दोस्तों। अब असली बात सुनो, अंदर की बात जिसको बोलते हैं। लोग सोच रहे थे कि ये सब सिर्फ कंटेंट कंट्रोल के लिए हो रहा है, पर असली वजह कुछ और थी। ये बैन एक तरह का नेगोशिएशन वेपन था, मतलब गवर्नमेंट ने बैन इसलिए लगाया ताकि कंपनीज को फोर्स किया जा सके कि वो रजिस्टर करे, लोकल रूल्स फॉलो करे और डाटा शेयरिंग में कोऑपरेट करे। ये एक पावर और नैरेटिव कंट्रोल का गेम था, इसमें किसी भी देश की सरकार चाहती है कि ये पावर उसके ही हाथ में रहे। अब कौन सी पावर, वो सुनो। मान लो आप एक पत्रकार हो, कोई छोटे मोटे से, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। अब सरकार आपसे बड़ी तंग आ गई है, जो मौजूदा सरकार है, ठीक है, जब कोई भी लगा लो, वो आपका कंटेंट जैसे वीडियो, पोस्टर या जो भी आप डालते हो उसको हटाए, तो कैसे हटाए? तो अब सरकार क्या करेगी कि एक ग्रेवियंस ऑफिसर रखवाएगी उस ऐप से, यानी कंपनी की तरफ से जिस ऐप पर आप कुछ भी डालते हो, और ये ऑफिसर आपके ही देश में बैठा होगा। अब सरकार इस ग्रेवियंस ऑफिसर को कंट्रोल करेगी और वो अब सरकार के अकॉर्डिंग चलेगा। सरकार बोलेगी ये फलाना फलाना है, इसका करो यार कुछ। और अब आगे का आपको पता ही है कि क्या करेगा ग्रेवियंस ऑफिसर, समझ गए ना आप मानो या ना मानो ऐसा ही है। यानी एक तरह से डिजिटल फ्रीडम या लोकल आवाज जो सरकार के खिलाफ उठती है समय समय पर, उसको दबा देना, डायरेक्टली नहीं बस घुमा फिरा के, समझ गए ना आप। सो अब नेपाल की सरकार ने सेम यही किया। जो थोड़े बहुत ऐप्स थे जैसे टिकटॉक और वाइबर रजिस्टर हो गए थे, सरकार के अकॉर्डिंग या कंप्लायंस दिखाया था, इसलिए उनको चलने दिया गया। जो बड़ी कंपनी से रजिस्टर नहीं हुई उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, यानी बैन कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है या नहीं? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। इंडिया के पास आईटी रूल्स 2021 है। इन रूल्स के हिसाब से सोशल मीडिया कंपनीज को एक रेजिडेंट ग्रेवियंस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कांटेक्ट रखना जरूरी है। अगर कोई कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो गवर्नमेंट के पास पावर है उनके खिलाफ कदम उठाने का। याद है 2020 में जब इंडिया ने टिकटॉक और 58 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए थे डाटा सिक्योरिटी के नाम पे, मतलब प्रेसिडेंट ऑलरेडी एग्जिट करता है। टिकटॉक बैन के टाइम पे इंडिया में लगभग 200 मिलियन यूजर डायरेक्टली इंपैक्ट हुए थे। हजारों क्रिएटर्स की इनकम एक दिन में खत्म होगी। ऑडियंस रिबिल्ड करना और नए प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना बहुत टफ था। नेपाल में भी अभी वही हो रहा है। न्यूज चैनल्स, ऑनलाइन शॉप्स, ट्रैवल बिजनेस सब डायरेक्टली अफेक्टेड है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे देशों की गवर्नमेंट्स अब डाटा सॉवरेनिटी डिमांड करती हैं। बट क्यों ये डिमांड क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो डाटा एक देश के लोगों का है वो डाटा उसी देश के अंदर ही रहे, उसी के कानून के हिसाब से कंट्रोल हो। एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुम नेपाल के सिटीजन हो, तुमने फेसबुक पे फोटो अपलोड की, अगर वो फोटो का डाटा अमेरिका के सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है तो टेक्निकली उस डाटा पे कंट्रोल अमेरिका के कानून के पास आ गया, नेपाल के कानून के पास नहीं होगा। अब सोचो अगर कल को नेपाल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी तरह की, तो उन्हें अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी अपने ही सिटीजन का डाटा देखने के लिए। यही होती है मेन प्रॉब्लम। इसलिए हर कंट्री चाहती है कि उनका डाटा उनके ही देश में हो, वह उनके अपने रूल्स के अंदर हो। इंडिया भी इसी वजह से पहले से प्रेशर डाल रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी से जैसे मेटा, गूगल, अमेजन अपने डाटा इंडिया के सर्वर पे स्टोर करे। इसको कहते हैं डाटा लोकलाइजेशन, जो डाटा सॉवरेनिटी का ही एक हिस्सा है। मतलब सिंपल है, अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हारा डाटा इंडिया में ही रहे ताकि इंडियन कानून उसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद डाटा सॉवरेनिटी डिमांड का एक और बड़ा कारण है एआई। आजकल एआई आ जाने के बाद डीप फेक्स और फेक न्यूज वायरल होने का रिस्क 2024-25 में बहुत बढ़ गया है। डीप फेक यानी कि आपकी रियल फोटो, वीडियो, आवाज को एआई की हेल्प से क्या बना दिया जाता है। मिसयूज होता है आपकी फोटो, वीडियो या फिर आवाज का, ठीक है। तो दोस्तों यही है सारा मामला, लेकिन आप इसको कैसे हैंडल करोगे? अगर कल को इंडिया में भी बैन हो गया ये सब, तब आप क्या करोगे?
देखो, सबसे पहले आज से ही अपनी जो भी ऑडियंस है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बनाओ, अपने कंटेंट का बैकअप रखो, डायरेक्ट अर्निंग का सिस्टम बनाओ, ये जैसे सब्सक्रिप्शन से जहाँ प्रोडक्ट सेल करो, और लोकल कानून समझ के रखो। इसके बाद इमरजेंसी प्लान रेडी रखो। अगर कल यूट्यूब बंद हो गया तो आप तुरंत क्या करोगे? कोई और दूसरा ऐप कमाई का साधन होगा, तभी तो आपका गुजारा चलेगा ना। लेकिन दोस्तों, इंडिया में फुल नेशन वाइड बैन का चांस बहुत कम है, लेकिन थोड़ी बहुत रोक, टेकडाउन ऑर्डर्स या फिर इलेक्शन के टाइम थ्रोटलिंग हो सकती है, क्योंकि इंडिया के पास लीगल फ्रेमवर्क और प्रेसिडेंट दोनों ऑलरेडी है। दोस्तों, जो आप सोच रहे हो कि ये बैन सिर्फ सिक्योरिटी और फेक न्यूज के लिए लाया गया है, वो गलत है। असल वजह पावर और कंट्रोल भी होती है। गवर्नमेंट्स और कंपनीज के बीच जो नेगोशिएशन होती है, उसका असली प्राइस आम आदमी और क्रिएटर्स को देना पड़ता है। सिंपल शब्दों में, ऐप ब्लॉक करना कभी सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेपन भी होता है। और जब ये वेपन यूज होता है, सबसे पहले पब्लिक और क्रिएटर्स ही हर्ट होते हैं। नेपाल का केस एक क्लियर सिग्नल है, डिजिटल फ्रीडम हमेशा गारंटी नहीं होती। कमेंट में बताओ तुम्हारा मेन प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पर आप कंटेंट बनाते हो, और अगर कल बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसे ही वीडियो के अलावा एआई और टेक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, अनबॉक्सिंग और मिथ और फैक्ट्स के ऊपर वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।